नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। 15 दिन में तीसरी बार मध्य प्रदेश में दवाओं की गुणवत्ता कमजोर मिलने का मामला सामने आया है। आनन फानन में एक बार फिर कई दवाएं रोक दी गई हैं। सरकारी अस्पतालों में करीब 15 दिन पहले भी 9 बेहद खास दवाएं अमानक पाई गई थीं। तब एनडीटीवी ने इस पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी आपको दिखाई थी। अब जबकि एक बार फिर ऐसा मामला सामने आया है तो सवाल गंभीर है, चिंता भी गंभीर है। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, हम पैनल की तरफ भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे सहयोगी अमृतांशी जोशी की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिसमें वो बता रही हैं कि ओआरएस से लेके बाकी दवाइयां जो हैं वो अमानक पाई गई हैं। लोगों को दवाइयां मिल नहीं रही और जो मिल रही हैं उनकी क्या गुणवत्ता है, इस पर एक रिपोर्ट देखिए। अगर आपको चक्कर आ रहे हैं और या फिर कोई भी परेशानी हो रही है और अगर आप सोच रहे हैं कि ओआरएस लेने से आपके शरीर का जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और आप सरकारी अस्पताल आए हैं और आप ओआरएस यहाँ से लेकर जा रहे हैं, तो ये आपके लिए एक सावधान कर देने वाली खबर है कि वो ओआरएस मत पीजिएगा। क्योंकि जो सरकारी अस्पतालों में ओआरएस मिल रहा है, जो बैच एक पर्टिकुलर नंबर का ओआरएस निकला है, वो सभी अमानक हैं, यानी कि वो सभी ख़राब हैं। मेरे हाथ में फ़िलहाल ओआरएस की ये पैकेट मौजूद है। ये वो पैकेट है जो कि राजधानी भोपाल के 1250 सरकारी अस्पताल के अंदर दवाई की जो स्टोर है वहाँ से मिल रहा है। जेनिथ कंपनी है जिसके ओआरएस को फ़िलहाल अभी एक पर्टिकुलर बैच को उस पर अमानक घोषित किया गया है। और ये जो मेरे हाथ में ओआरएस है जो कि एमपी सरकार ने सप्लाई लेती है जेनिथ से, ये वही ओआरएस है जिसको फ़िलहाल बताया गया है कि अमानक है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप यहाँ पर अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको नीचे ये लिखा हुआ नज़र आएगा कि ये जेनिथ कंपनी का है, जिसको लेकर अभी ये कहा गया है कि इसके जो ओआरएस के घोल हैं वो अमानक है। आप सोचिए, जिन लोगों को चक्कर आ रहे हैं, एक छोटे बच्चे से लेकर, क्योंकि इस पर आप देखेंगे कि माँ और बच्चा बना हुआ है, ममता नाम लिखा हुआ है ओआरएस, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक जो है वो ओआरएस पी रहे हैं। लेकिन ये जो ओआरएस आप पी रहे हैं ये आपकी स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। ये वही कंपनी है, ये अभी भी सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है। मैं इसको अपने हाथ में ली हुई हूँ, आप साफ तौर पर इसकी तस्वीर देखिए। कुछ लोग यहाँ पर पहुँचे थे, जो महिला हैं उनको चक्कर आने की शिकायत थी। ये ओआरएस आपको जो दिया गया है ये अमानक है। आपको वहाँ से कुछ बताया गया, आसानी से मिल गया है? ये आसानी से मिल गया, ये तो आसानी से मिल गया है। कोई दवाई की कमी है, कोई ऐसी दवाई जो ना मिली हो? एक दवाई कमी थी, वो बोला बाहर से ले लेना या तो चेंज करवा देना डॉक्टर को बोल के। अच्छा, तो काय की दवाई है वो कुछ बताया नहीं उन्होंने? नहीं, ये नहीं बताया। चक्कर आने की दवाई है, चक्कर आने की दवाई है, चक्कर आने की दवाई है, पर यहाँ पर मिली नहीं है। यहाँ पे कह रहे हैं कि कान नाक अगर आप उसका कुछ दिक्कत ना हो तो वो दवाई ले सकते हो। ये जो ओआरएस है ये अभी अमानक घोषित किया गया है, तो आपको नहीं लगता है कि इस तरह की दवाइयाँ जो अमानक है वो सरकारी अस्पतालों में मिल रही है, सही है या गलत है? है तो गलत, अगर अमान्य है तो नहीं मिलनी चाहिए। बट अभी हमें भी आपके यानी उससे ही वो पता चला कि भाई ये अमान्य है, तो हम ध्यान रखेंगे, ये नहीं ले रहे हैं, बाहर से ले लेंगे ओआरएस। ओआरएस तो एक ऐसी चीज़ है कि सब चक्कर आने पर लेते ही हैं या परेशानी होती है। आपको कभी लगा था कि ओआरएस जैसी चीज़ भी अमानक या ख़राब हो सकती है? नहीं, कभी नहीं लगा, क्योंकि ओआरएस से जिसको बीपी की प्रॉब्लम होती है, जिसको जो भी होती है, नॉर्मली एक नमक और शक्कर का पानी है जिससे इंसान ठीक हो जाता है, चक्कर आना कम हो जाता है। तो बेसिकली नॉर्मल है, इसमें शक्कर और नमक ही मिक्स रहता है, अदर कुछ नहीं रहता है, तो ये नॉर्मल ही रहता है। मुझे ये पता था अभी तक, बट अभी आप ये बता रही हैं कि अमान्य है। नमक और शक्कर का पानी अमान्य कैसे हो सकता है वो मुझे नहीं पता। रिपोर्ट आई है तो आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कह सकते ना, तो घर पे बना के नमक और शक्कर का पानी पी लेंगे। अगर कोई कंपनी का भरोसा नहीं कर सकते तो ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये जो है एक भरोसे वाली बात होती है कि ये जो ओआरएस का घोल है, मुझे लगता है कि शायद ये 5 से 10 रुपये का आता होगा और सरकारी अस्पतालों में ही मिलता होगा। लेकिन इस पर जो ये जो कंपनी है ये अमानक दवाइयाँ बना रही है। ऐसे में आप भरोसा किस पर करें? सरकारी अस्पतालों की दवाइयों पर आप भरोसा कर नहीं सकते, क्योंकि ये जो कंपनी की दवाई यहाँ पर मिल रही है वो अमानक है। ज़ाहिर तौर पर कई बड़े सवाल यहाँ पर पैदा होते हैं कि क्या यहाँ पर सरकारी अस्पतालों में इन दवाइयों के ज़रिए लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा है। जैसा कि लोगों ने कहा कि हमारा अब इन दवाइयों से भरोसा उठता जा रहा है, उन्हें खुद समझ नहीं आता कि वो कैसे इन पर भरोसा करें और अपने स्वास्थ्य की चिंता करें। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी। तो चौंकाने वाली खबर है, 1 महीना भी नहीं बीता, 15 दिन के अंदर अंदर एमपी में भोपाल में 3 बार अमानक दवाएं पाई गई हैं। उन्हें बैन किया गया है या उन्हें रोक दिया गया है, उनका लॉट रोक दिया गया है। इसे आप
दोनों तरह से देख सकते हैं। पहला ये कि ये गंभीर समस्या है, 15 दिन में 3 बार दवाइयों के ऐसे लॉट निकले हैं, और दूसरी बात ये कि ये अच्छी एक बात है कि कम से कम लैब टेस्टिंग हो रही है तो चीजें निकलकर सामने भी आ रही है। लेकिन सवाल यह है कि सरकारी अस्पतालों में या किसी भी अस्पतालों में अगर इस तरह की हम जिन्हें जीवन रक्षक दवाएं कहते हैं, अगर वो अमानक हैं, वो अगर मिलावटी हैं, या उनमें अगर वो कंपोनेंट्स नहीं है, उनमें मात्रा कम है, तो फिर ये मरीजों के लिए बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात है। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है इस वक्त। भोपाल के सीएमओ डॉक्टर प्रभाकर तिवारी जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसके साथ साथ कंज्यूमर फेडरेशन के चेयरमैन डॉक्टर आनंद शर्मा जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। साथ ही साथ ड्रग्स ट्रेडर्स एसोसिएशन के तरफ से आशीष ग्रोवर जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर प्रभाकर जी आपसे है। प्रभाकर सर, हम इसे ये मानकर खुश हो जाएं कि कम से कम विभाग जब टेस्टिंग करा रहा है तो चीजें अमानक निकल रही है और हमें पता लग जा रहा है, या हम इसको मानकर ये चिंतित हो जाएं कि एक तो मरीज है वो वैसे ही परेशान है, उसका इम्यून सिस्टम कमजोर है, और ऐसे में उसे हम ठीक करने की जगह अमानक दवाएं दे रहे हैं या उस तक पहुंच रही हैं, ऐसे में तो उसके लिए और नुकसानदायक है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो यह है कि कोई भी अमानक दवा किसी भी मरीज तक कम से कम सरकारी सिस्टम में पहुंच ही नहीं सकती, क्योंकि जो पहला लॉट सप्लाई होता है उसका एक रैंडम सैंपल लेकर भेज दिया जाता है, और जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आती तब तक इसको मरीजों को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जारी ही नहीं किया जाता। मान लीजिए कि एक दवा है जिसका रेट कॉन्ट्रैक्ट कॉर्पोरेशन ने किया है और उसके बाद सबसे पहले वो दवा भोपाल में पहुंची, तो ये भोपाल में हमारी जिम्मेवारी है कि वो जो भी लॉट आया है उसमें से एक रैंडम सैंपल देकर हम उसको भेज दें। जब वो सैंपल ओके होता है उसके बाद ही पूरे प्रदेश में उसकी वितरण या उसका यूज शुरू होगा। तो पहली चीज तो यह है कि ये एक फुल प्रूफ है, पहले से ही जब तक उसकी टेस्टिंग रिपोर्ट नहीं होगी तब तक वो मरीज को नहीं पहुंचेगी। तो मरीज को ये निश्चिंत होना चाहिए कि उसके हाथ में जो दवा आई है वो वही दवा है जिसका लॉट, और ऐसा भी नहीं है कि एक लॉट अगर उपयोगी पाया गया है तो उसके सारे लॉट बिना टेस्टिंग के ओके कर दिए जाएंगे। प्रत्येक लॉट का जो भी पहला रिसीविंग पॉइंट होगा वो उसका सैंपल भेजेगा। अगर वो पाया गया है तो पूरे प्रदेश में उसका उपयोग किया जाएगा, अन्यथा वो पूरा की पूरा लॉट जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और उसकी जगह ये जिम्मेवारी होगी उस सप्लायर की कि वो या तो उसको रिप्लेस करे या जो भी कॉर्पोरेशन डिसाइड करेगा। अगर कॉर्पोरेशन को लगता है कि इसकी गुणवत्ता बहुत खराब थी तो यहां तक कि वो कंपनी आगे के लिए ब्लैकलिस्ट भी हो सकती है। प्रभाकर सर, मैं आपसे सवाल पूछता हूं। आपने कहा कि बिना टेस्ट किए, बिना लैब रिजल्ट आए उसको वितरण हो ही नहीं सकता, तो हमारी संवाददाता के हाथ में वो ओआरएस का पैकेट कैसे आ गया जिस पर सवाल उठे हैं? नहीं, मेरे ख्याल से वो वहां का जो स्टोर होगा वो वहां पे दिया गया होगा। वो लॉट जो है उस पर्टिकुलर ओआरएस उस कंपनी का हो सकता है, वो जो पर्टिकुलर लॉट है वो वितरित नहीं होगा। ठीक, मैं आपके इस पर आता हूं आपके पास। डॉक्टर आनंद शर्मा है इस वक्त हमारे साथ, चेयरमैन है कंज्यूमर फेडरेशन के। आनंद सर, मेरा आपसे एक सवाल है। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपसे यह है कि ये तो फिर और भी गंभीर है, क्योंकि अगर ये दवा निर्माता कंपनी और वितरण कंपनी को अच्छी तरह मालूम है कि प्रत्येक लॉट की जांच होगी, जैसा प्रभाकर सर बता रहे हैं, तो फिर हिम्मत या दुस्साहस कैसे हुआ अमानक दवाएं देने का, मरीजों के जान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करने का? मैंने कोशिश कहा है सर। देखिए, बहुत ही गंभीर अपराध है। ये तो और भी खतरनाक बात है कि सरकारी अस्पताल की सप्लाई में इस तरह की दवाएं आ रही है। चिंता इस बात की कि केवल सरकारी अस्पताल की दवाई में नहीं है, बाहर जो दवाइयां बिक रही है उसमें भी मिलावट, बहुत शिकायतें लगातार आ रही है। और सरकारी अस्पताल में आ जाना, जहां पहले से पता है कि हर लॉट पर आके जो चेक होना है, उसमें भी अगर कोई ऐसी सप्लाई कर रहा है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाहर बाजार में जहां उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए कोई प्रभावी जांच का अग्रिम बंदोबस्त भी नहीं है, क्या स्थिति होगी। निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं मिली भगत का खेल है, क्योंकि जब सरकारी अस्पताल में दवा आ रही है और वो कह रहे हैं कॉर्पोरेशन में पहले उसकी चेक होगी, और उसके बावजूद अगर कोई सप्लायर ऐसी सप्लाई कर रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मिली भगत की आशंका है। उसे लगता होगा कि हमारी दवा प्रारंभिक तौर पर पास हम करवा लेंगे, और ये बाद में जो चेकिंग अलग से हुई है तो ये सामने आया है कि यह अमानक है। तो वही मेरा सवाल आपसे था डॉक्टर आनंद, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दवा वितरण करने वाले निर्माता ये कुछ साठगांठ करे बैठे हों
कुछ आइडिया फेल हो बिल्कुल, गया हो, मैंने यही वो कहा सेटिंग भी फेल हो गई और मैंने ये टेस्ट में कहा, भी सैंपल फेल हो गया। के बिना, मिली भगत के बिना इस तरह की सप्लाई नहीं होती है, हम्म। क्योंकि जब उन्हें पता है कि वहां जाके जांच होना है, ठीक तो वो ये बात। मान के चल रहे हैं कि उनकी सेटिंग है, उसको जांच को वो पास करा लेंगे। और इसमें अगर जांच हुई है पहले, तो तय बात भी है कि वो कहीं ना कहीं सैंपल पास हुआ, उसके बाद वितरण शुरू हुआ है, क्योंकि ये दवा वितरित हो चुकी है, उसके बाद जो दोबारा जांच के अंदर ये मामले पकड़ में आए। आशीष ग्रोवर जी हैं मेरे साथ, ड्रग्स ट्रेडर्स एसोसिएशन की तरफ से। आशीष ग्रोवर जी, डिबेट में आपका स्वागत करता हूं। आशीष जी, मेरा आपसे एक सवाल है, इतना R&D होता है, इतने बड़े बड़े माइक्रोबायोलॉजिस्ट रखे जाते हैं, इतना बड़ा स्टाफ रखा जाता है दवा निर्माता कंपनियों में, कैसे हो सकता है कि आप अमानक दवाएं बनाएं और उसे आप सरकारी सिस्टम में भेज दें, जहां आप बेहतर जानते हैं कि वहां जाते ही आपके लॉट की चेकिंग होगी? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और जैसा कि आपने खुद ही बताया, भी डॉक्टर साहब ने भी ये चीज कही है कि कहीं ना कहीं मिली भगत है। तो हमारे सिस्टम में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम सबको मालूम है, और आज से चर्चा नहीं, कई बार इसकी चर्चा हो चुकी है, कई बार इसकी डिबेट हो चुकी है कि दवाई नकली मिल रही है और उसके सैंपल्स भी आ रहे हैं और वो कंपनी भी पता चल रही है। हमारे यहाँ बायलॉज में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कोई ऐसा उसके ऊपर हम रोक लगा सकें, एक उसको कड़े से कड़े उसको पनिशमेंट दे सकें ताकि दूसरा आदमी उसकी हिम्मत ना करे। क्योंकि सिस्टम के अंदर हमें पता तो है कि चीजें गलत हो रही हैं, लेकिन उसका समाधान नहीं निकल रहा है। तो इसमें बीइंग अ ट्रेडर हम तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एक आदमी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और उसके ऊपर एक बॉडी बिठाई हुई है जो उसको चेकिंग करती है। तो कहीं ना कहीं लैब्स हो रहे हैं, और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा मिलीभगत है, तो ये तो बिल्कुल ओपन चीज है कि मिलीभगत है, लेकिन उसकी रोकथाम नहीं हो रही है और एक जनता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आशीष जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं। आम लोगों में ये एक बात बहुत कॉमनली कही जाती है कि दवाइयों में मार्जिन बहुत होता है, 70 से 80% तक उसमें मार्जिन रहता है। तो जब इतना ज्यादा मार्जिन पहले से ही है, तो नकली बना के काहे आम आदमी की जिंदगी पर और खतरा डाल रहे हैं? इतना अच्छा खासा मार्जिन है तो सही, या और नहीं सर, चाहिए? यहाँ फर्क है। ये मार्जिन वाली जो बात है, ये आज से कुछ साल पहले होती थी, अब तो बड़ी ओपन मार्केट है। ये आपको यही फिर मैं वही चीज कहूंगा, जो बॉडीज हैं जो इन चीजों को देखती हैं, उनको ये देखना चाहिए कि एमआरपी जो है क्यों रखा हुआ है आपने। अगर एक चीज आप कह रहे हो 10 रुपए की है, उस पर 100 रुपए एमआरपी किस लिए रखा हुआ है? आज मैं होलसेल व्यापार में बैठा हूँ, मेरा 2 से 5% का प्रॉफिट है सिर्फ, उसके अंदर मेरे खर्चे भी हैं, तो खर्चा मेरा प्रॉफिट तो 2% ही है। अगर 5% मेरा को प्रॉफिट आ रहा है, तो 3% मेरा खर्चा भी है। तो कहाँ प्रॉफिट है? 100 रुपए में मैंने क्या कमाया? मेरे को उसमें होलसेल प्राइसिंग पे आ रहा है माल, वो अगर 24 रुपए में आ रहा है, उस पर 100 रुपए एमआरपी है, तो मैं कोई 100 रुपए तो नहीं बेच रहा ना। और आज के डेट में जो एंड केमिस्ट है वो भी डिस्काउंट दे रहा है। तो इन चीजों को, रेट को कम किया जाए, डीपीसी के अंडर लाया जाए, या इनके प्राइसेस कम किए जाए। अगर इतना मार्जिन रखेंगे तो ये चीज आप कह रहे हैं, लेकिन हमारे पास तो मार्जिन नहीं है। ठीक। डॉक्टर प्रभाकर, मैं मेरा आपसे एक सवाल है। सर देखिए, छोटी से छोटी चीजों को भी आज ग्राहक गुणवत्ता जांचने की कोशिश करता है, लेकिन कम से कम दवाएं जो हैं वो जीवन रक्षक चीजें हैं। मैं जानता हूं कि आप नीति निर्धारण करने में सक्षम नहीं हैं, आप सजा नहीं तय करेंगे, लेकिन वैसे कानून में अभी नियमों में क्या प्रावधान है? अगर किसी कंपनी की दवाएं अमानक पाई जाती हैं तो क्या कार्रवाई होगी? देखिए, दो चीजें मैं आपको बड़ा स्पष्ट करना चाहूंगा कि आज भी अगर देखें तो भारत पूरे विश्व में सबसे बड़े दवा निर्माताओं में से एक हो, चाहे वो फिनिश प्रोडक्ट हो, चाहे वो रॉ मटेरियल हो। तो अगर पूरी दुनिया में हमारा सामान जा रहा है, तो अगर वो स्टैंडर्ड पर खरा उतरेगा तो ही जाएगा। दूसरी चीज आपकी बिल्कुल सही है कि अगर कोई भी चीज हो, आप सिर्फ दवाओं की बात कर रहा हूं, मैं तो इसमें यह भी शामिल करता हूं, चाहे वो फूड प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो ड्रग्स हो, उनमें अगर कोई जानबूझकर मिलावट करता हुआ, जानबूझकर बेईमानी करता हुआ पाया जाता है, तो निश्चित तौर पर उसको कठोरतम दंड मिलना ही चाहिए जिसका वो भागी है। नंबर 3, चाहे बात वो सरकारी ड्रग की हो, चाहे वो ओपन मार्केट में अवेलेबल ड्रग्स की हो, कोई भी कंज्यूमर, कोई भी सामान्य व्यक्ति किसी भी ड्रग का सैंपल लेने के लिए जो शासकीय ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं उनसे निवेदन कर सकता है, उनसे पूछ सकता है, और उसकी जिम्मेवारी है कि अगर वो ड्रग सस्पिशियस लगती है, और अगर नहीं भी लगती है, सिर्फ कंफर्मेशन के लिए कोई अगर जागरूक ग्राहक जानता है, चाहता है, तो उसका सैंपल लेकर उसका टेस्ट करवाया जा सकता है। और अगर वो सब स्टैंडर्ड पाई जाती है, चाहे वो गवर्नमेंट सप्लाई की हो, चाहे वो प्राइवेट सप्लाई की हो, ओपन सप्लाई की हो, उसके खिलाफ जुर्माने और दंड दोनों का प्रावधान है। और
कई बार ऐसा नहीं है, आप अगर देखेंगे तो दोनों चीज़ों के लिए, खाद्य पदार्थों में मिलावट के लिए और साथ में दवाओं के अमानक पाए जाने पर, ये खुदा का शुक्र है कि हमारे यहाँ पर आमतौर पर कोई भी दवा में मिलावट नहीं होती। बट अगर उसकी जो पोटेंसी है, अगर हम देखें, बहुत नैरो मार्जिन होता है पोटेंसी का। अगर एग्जाम्पल के लिए हम एक लें कि हमें कोई 500 मिलीग्राम की दवा खरीदनी है कोई भी एक, तो उसमें मुश्किल से ±2 मिलीग्राम का रहता है, जिससे कि उसकी इफिकेसी बनी रहे। तो ना तो उस पर्टिकुलर जो रेंज है उससे कम एक्सेप्ट होती है और ना ही ज्यादा एक्सेप्ट होती है। नहीं, वो तो मैं समझ गया सर। देखिए, ये दूध वाला काम तो है नहीं कि 1 लीटर में अगर 100 ml कम निकल आया तो कोई बात नहीं, कल ले लेना। वो तो मिलीग्राम का ही खेल है, इससे ज़्यादा ऊपर नीचे होगा तो आदमी की सेहत के साथ दिक्कत हो जाएगी। मैं अनंत सर आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, और मेरा सवाल ये है डॉक्टर अनंत, कम से कम सरकारी सिस्टम है, नियम बने हुए हैं, तो दवाइयाँ पता भी लग गई कि अमानक है। प्राइवेट अस्पतालों में कौन देख रहा है ये हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है? इसकी क्या गारंटी है कि आप और मैं प्राइवेट अस्पताल से जो महंगी महंगी दवाइयां ले आते हैं वो हम सही खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, या केवल पैसा चुका रहे हैं? देखिए, ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी जो है सरकारी विभाग है, उसकी जिम्मेदारी केवल सरकारी अस्पताल की नहीं है। अगर प्राइवेट अस्पताल में भी दवाइयां जा रही है या दुकानों से भी दवाइयां बिक रही है, उनकी भी नियमित रूप से जांच करना, उनके ऊपर निगरानी रखना उनकी जिम्मेदारी है। और कानून में 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा के प्रावधान भी है। लेकिन मुश्किल यही है कि कानूनों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित नहीं होती। जिन लोगों पर जिम्मेदारी है वो कहीं न कहीं मिलीभगत में शामिल हो जाते हैं, और इस चक्कर में सजा जैसी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। और इसका परिणाम यह है कि व्यापारियों में भय नहीं है। आज जो ये काला कारोबार कर रहे हैं, अगर उन्हें ये डर हो कि वो पकड़े जाने पर उन्हें आजीवन कारावास की सजा या कड़ी सजा मिलेगी, तो उनके ऊपर भय कायम होगा, तो ये कारोबार रुकेगा। नहीं तो सभी जगह साठ काट का खेल है। अभी जो आप बात कर रहे थे रेट को लेकर के, हमारे होलसेल के बंधु यहाँ मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि उनको मार्जिन ज्यादा नहीं मिलता, लेकिन वो मार्जिन कहीं तो जा रहा है। डॉक्टर्स को कमीशन के रूप में जा रहा है, कुछ हिस्सा रिटेलर को जा रहा है, उसकी प्रमोशन पे जा रहा है। तो उस पूरा जो धंधा है वो दो तरह की बातें, एक तो जो गलत तरह से अनुचित व्यापारिक व्यवहारों के कीमतें ज्यादा ली जा रही है, वो विषय है। वो कुछ जीवन रक्षक दवाओं पर सरकार ने नियंत्रण भी किया है। लेकिन जो दूसरा ये मिलावट वाला मामला है, ये अमानक दवाओं से संबंधित मामला, ये तो बेहद ही खतरनाक है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। और कड़ी से कड़ी सजा, इस बात की भी कोशिश की जानी चाहिए कि इसके मिलीभगत में जो लोग शामिल है उनको भी सामने लाकर उन्हें भी कड़ी से कड़ी सजाएं दी जानी चाहिए। ठीक। आशीष ग्रोवर जी, देखिए, आदमी की सेहत और सेहत पर जो रिस्क आएगा वो तो एक अलग चीज है। मैं तो अगर धंधे के हिसाब से भी आपसे पूछूं तो आशीष ग्रोवर जी, नुकसान तो आपको भी होता होगा। अब कोई अगर असली मानक दवा आ रही है आपके पास, और फर्ज कीजिए आप ही के पास वो 70 रुपए की पहुंच रही, जिसे आप आगे 75 रुपए में बेच रहे हैं, अगर वैसी ही कोई दवा जिसमें कुछ मैदा आटा कुछ भी मिला के उसे अगर 35 रुपए में अगर पहुंचा दिया जाएगा, तो फिर आपसे दवाई कोई क्यों खरीदेगा डॉक्टर? फिर तो वही खरीदेंगे, फिर हमें वही बटेगी। सर मैं वही कह रहा हूँ कि इसमें मार्केट्स बदनाम होती हैं, होलसेल मार्केट बदनाम होती है। मैंने पहले भी आपको ये चीज कही है कि जो मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट्स हैं, जहां मैन्युफैक्चरिंग हो रही हैं और उसको जो लुक आफ्टर करती हैं बॉडीज, वो उस पर ध्यान नहीं देती हैं। आज अगर कोई एलोकेटेड एरियाज हैं जहाँ पे दवाई बनती है, उसके अलावा अगर आप मैं नाम जगह के अगर लूंगा तो वहां पर कोई जाता ही नहीं है, पहुंचता ही नहीं है, देखता ही नहीं किस पैरामीटर्स पे क्या दवाई जो बन रही है वो ठीक बन रही है। तो बीइंग ए ट्रेडर, मेरे पास मेरा होलसेल का कारोबार है, मेरा कारोबार होलसेल का है। मेरे पास कंपनी से दवाई आती है XYZ, चाहे वो सिप्ला हो, चाहे कैडिला हो, या कोई भी कंपनी हो। अगर वो मेरे पास आ रही है, सील बंद दवाई आ रही है और मेरे पास बिल से दवाई आ रही है, मैं उसको आगे बिल से बेच रहा हूँ, तो मेरी ड्यूटी जो है वो बिल से दवाई लेके बिल से बेचना है। और वो दवाई सही है गलत है, मेरे पास पैरामीटर नहीं है, मेरे पास किसी तरह का भी कोई ऐसी मतलब मेरे पास कि मैं उसको डेली कोई दवाई चेक करूं या जो बैच है उसको चेक करूं, मेरा काम नहीं है। तो जिनका काम है, अगर वो उसको चेक करेंगे या कंपनीज का टाइट रखेंगे और उनके ऊपर, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि एक पनिशमेंट कोई ऐसे फिक्स होगी कि मेरे को पता है कि मैं गलत काम करूंगा तो पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो जब ऐसा नहीं होगा तो जो ट्रेडर है वो ट्रेडर क्या करेगा? ट्रेडर तो माल बेच रहा है ना जी। डॉक्टर अशोक ठाकुर जी इस वक्त सेक्रेटरी टीचर्स एसोसिएशन की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए, और उन्हें चर्चा में शामिल हमने इसलिए किया। अशोक जी, बहुत सी दवाइयां ऐसी हैं जो अलग अलग वक्त पे स्कूलों में भी पहुंचती हैं, बच्चों को दी जाती हैं, एल्बेंडाजोल, कई बार विटामिन, कई बार बाकी चीजें। ये कितना शॉकिंग है आपके लिए भी जब आपको ये पता लगा कि जो दवाइयों का लॉट पहुंचा है 15 दिन में तीसरी बार ऐसा हुआ है कि कुछ दवाइयां अमानक पाई गई हैं और उन्हें रोक दिया गया है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से? जी देखिए, ये गंभीर चिंता का विषय है
और जिस तरह से हम अगर इस दवाइयों की लिस्ट को बारीकी से देखें तो इसमें ऐसी दवाइयां हैं जो आईसीयू सेटिंग्स में यूज होती है, जैसे एड्रिनलिन है, नॉर एड्रिनलिन है, हेपेरिन है, एट्रोपिन है, या कुछ ऐसी दवाइयां जैसे ओआरएस है, कैल्शियम विद विटामिन डी है, जो ओपीडी में यूज होती है। तो चिकित्सक के तौर पे, जैसे हम लोग शासकीय चिकित्सकों का जो हमारा संगठन है, तो हम इस बात को लेकर चिंतित है कि हम अपने मरीजों का कैसे कॉन्फिडेंस के साथ इलाज करेंगे अगर इस तरह की अमानक दवाइयां हमें सप्लाई की जाएगी। तो इसलिए हमारे लिए तो ये गंभीर चिंता का विषय है कि हम अपने काम को अगर ठीक से कर ही नहीं पाएंगे अगर हमें ढंग की दवाई नहीं मिलेगी तो। मैं आता हूं इस पर डॉक्टर अशोक अशोक जी आपके पास। डॉक्टर प्रभाकर, मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा था उस वक्त, उसे दोबारा मैं रिपीट करना चाहता हूं, वो कुछ रह गया था उसमें। डॉक्टर प्रभाकर, मेरा सवाल यह था कि जब मैं जानता हूं कि मुझसे क्या अपेक्षित है, मुझसे क्या नीड है विभाग की, और मुझसे किस तरह की दवाइयां मुझसे मांगी गई हैं, और अगर मैं उतनी क्वांटिटी में उस मानक पर दवाइयां बना नहीं पा रहा हूं, तो मेरा अधिकार क्या है, या मैं किस अधिकार से उनको आगे बढ़ा रहा हूं, ये जानते हुए कि वो चेकिंग में फेल हो जाएंगे। इसका मतलब तो साफ है कि आपके यहां कोई ना कोई तो है जिससे उम्मीद है, ऐसे दवा वितरकों को, निर्माणकर्ताओं को, जिन्हें उम्मीद है कि कुछ ले दे के शायद ये दवाई आगे बढ़ जाए। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। कोई भी कंपनी, मैं आपको एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, शायद ये मेरा गलत नोशन भी हो सकता है, पर मुझे ये लगता है कि जो भी कंपनी, वो कभी नहीं चाहेगी कि मेरी बदनामी हो। या तो ये है कि कंपनी, क्योंकि डायरेक्टली जो सप्लाई करती है वो किसी ना किसी के थ्रू करती है, ऐसा नहीं है कि डरा रहता है। या तो ये हो सकता है कि जो कंपनी सप्लाई करती है, जैसा कि अभी बताया हमारे महानुभावों ने, चाहे वो रिटेलर्स हो या किसी के थ्रू आ रही है, बीच में वो होता हो कि उतना ज़्यादा उसका उनको विश्वास हो कि ये पास हो जाएगी। पर एक चीज़ तो बिल्कुल पक्की है कि कोई भी लॉट बिना चेकिंग के जाएगा नहीं। अगर किसी को ये मिसकंसेप्शन है कि किसी तरह से वो निकाल लेगा, तो ये संभव नहीं, क्योंकि उनको ये भी नहीं मालूम होता कि आखिर ये जो ड्रग है वो किस लैब में जाएगी। अगर आप ये करें, सीधी सी बात है, वो सेटिंग कर सकता है उस लैब के साथ, पर उसको ये भी नहीं मालूम रहता कि ये किस लैब में जाने वाली है। क्या उन्हें ये मालूम होता है कि किस लैब में कौन भेजेगा इसे? नहीं, ये कुछ भी नहीं रहता। वो तो जहां जिसने रिसीव की, उसे तो ये भी नहीं मालूम है कि इसका सैंपल कौन भेजेगा, क्योंकि उसने भेजा और उसके बाद फिर किस लैब में जानी है वो डिसाइड करता है। जहां से वो जा रही है, जो भी एक्रेडिटेड लैब है, वहां पर उसको भेजा जाएगा। तो ये संभावना थोड़ी सी कम हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रोड्यूसर एंड है, उनको भी ये जो अपना क्वालिटी है उसके लिए थोड़ा सा कंसर्न रहना पड़ेगा, और उनको ये मान के चलना पड़ेगा। अगर वो ये मान के चल रहे हैं कि थोड़ा बहुत ऊंच नीच चलता है, तो उनको ये मान के चलना पड़ेगा कि थोड़ा बहुत भी ऊंच नीच नहीं चलेगा। हर एक बैच चेक होगा, रैंडमली चेक होगा, रैंडम लैब्स में भेजा जाएगा, और अगर वो अमानक पाया गया तो उसकी सप्लाई का नुकसान उसे ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली ना तो सरकार उसका पैसा देने वाली है और ना उसको यूज करने वाली है। ऊपर से वो ब्लैकलिस्ट भी हो सकते हैं और दूसरे अधिनियम के तहत उनके खिलाफ कार्यवाही भी हो सकती है। ठीक, डॉक्टर अशोक, आप प्रैक्टिस करते हैं सर? प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं? जी, करते हैं जी। ये कैसे इंश्योर करते हैं आप कि जो दवाइयां आप अपने पेशेंट्स को दे रहे हैं वो मानक हैं, वो पूरी तरह से ठीक हैं, और जिस भरोसे और विश्वास के साथ मरीज आपसे दवाई ले रहा है, और जिस भरोसे और विश्वास के साथ आप मरीज को दवाई दे रहे हैं, वो पूरी क्षमता से उसको काम करेगा, उसको हेल्प करेगा ठीक होने में? जी, देखिए, ये तो हमें विश्वास करना पड़ता है कि जो भी सर्टिफाइंग एजेंसीज है और जो भी एजेंसीज को शासन ने इसके लिए तय किया है, तो वो अपना काम अच्छे से करेगी, और हमारे हाथ में या जो एंड कंज्यूमर तक जो दवाइयाँ जा रही है वो बेहतर क्वालिटी की है। तो एक चिकित्सक के तौर पे तो हम यही आशा करते हैं, और जब हमारा ये विश्वास टूटता है तो हम वास्तव में हमारे लिए बड़ी मुश्किल परिस्थिति बन जाती है कि हम कैसे इलाज करें, पहली चीज। दूसरा सवाल ये है कि हमारी कहीं ना कहीं एक नैतिक जिम्मेदारी कि हमारे मरीजों का अच्छे से काम हो। तो अगर वो ठीक से निर्वहन नहीं होता, तो जिन एजेंसीज का ये रोल है उनके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उठता है कि क्यों वो सही दवाई उपलब्ध कराने में विफल रहे। आशीष ग्रोवर जी, मेरा आपसे एक सवाल, इस कंपटीशन के चक्कर में कई चीजें अच्छी हुई कि चीजें सस्ती हो गई, लेकिन इस कंपटीशन के चक्कर में यह भी हुआ क्या कि गुणवत्ता से खिलवाड़ होने लगा? हो सकता है कि जिस निर्माता से आप सोच रहे हैं कि दवाई आपको मिली है, वहां बीच में किसी पप्पू चप्पू ने अपना ही कुछ खोल के बना दी हो दवाई उसी नाम से, उसी बैच से। ऐसे कई केसेस सामने आए हैं।
बिल्कुल हो सकता है और ऐसी चीजें हो रही हैं, लेकिन उसको पकड़ने के लिए जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, मैं किसी पे कोई ये नहीं कहूंगा कि मैं ब्लेम लगा रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं कमी वहां पर है। ये चीजें जो हो रही हैं इसी वजह से हो रही हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो चेकिंग है वो ठीक से हो नहीं पा रही है, और कहीं ना कहीं लैप्सेस हो रहे हैं, और इस वजह से जो मार्केट में मेडिसिन आ रही हैं या पकड़ी जा रही हैं, तो जो सामने ही है, तथ्य सामने ही है सब कुछ। ठीक है, 15 महीने में कोई एक घटना सामने आई हो ऐसी दवा बैन की या ऐसे अमानक पाए जाने की, समझ में आता है कि 15 महीने में कोई इक्का दुक्का हो गई, कोई एक लॉट आ गया छोटा मोटा सा। लेकिन जब 15 दिन में 3 बार इस तरह की घटनाएं आने लगे हैं या 3 बार इस तरह के मामले सामने आने लगे, तो फिर स्थिति अलार्मिंग है। बहुत धन्यवाद करता हूं मैं आप सभी का, डॉक्टर प्रभाकर तिवारी जी, डॉक्टर अनंत शर्मा जी, आशीष ग्रोवर जी, डॉक्टर अशोक ठाकुर जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए।